हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम एरिया एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे थे, तो आई थिंक आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट से देख लिया है अच्छे से। और एक आदित्य स्टूडेंट है, उसने कमेंट भी किया है। वेरी गुड बेटा, आपने जो कमेंट किया है आपका आंसर राइट है कि जो मैंने कहा था कि जो एरिया एलिमेंट है वो डी ए जेड, जो एरिया एलिमेंट जेड डायरेक्शन के लॉन्ग था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और मैंने पूछा था कि डी ए एक्स एंड डी ए वाई, तो दो एरिया एलिमेंट उनकी डायरेक्शन क्या होगी। आपने सही आंसर दिया है। और ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी बच्चे भी ऐसे ही इन वीडियो को देखते रहें, और जो स्टूडेंट नीडी हैं, जिन्हें आवश्यकता है सच में फिजिक्स को सीखना चाह रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को जरूर ये वीडियो शेयर करें, जिससे किसी बच्चे का भी भला हो, उसके बच्चों। तो जो ये एरिया एलिमेंट का टॉपिक मैंने स्टार्ट कर रखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हम इसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और बाय एग्जांपल मैं क्लियर कर रहा हूं कि जो एरिया एलिमेंट की हमें सच में नीड क्यों है। तो वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अपना सबसे पहला काम तीनों एक्सिस की ओरिएंटेशन को स्केच करना। तो जो मैं स्केच करने जा रहा हूं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो देखिए बच्चों, ये तीन एक्सिस हम लेने जा रहे हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और ये मैं हमेशा ओरिजिन मान के चलता हूं, क्योंकि जिस रूम में आप बैठे हैं, और मेरा थंबनेल है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि बंद कमरे से फिजिक्स को हमें अनलॉक करना है। जिस रूम में बैठे हो उस रूम के अंदर बैठे बैठे ही आप फिजिक्स को इमेजिन कर सकते हैं और आर्टिकल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डायग्राम को अंडरस्टैंड करना आ गया तो आप लोगों को आर्टिकल को एक्सप्लेन करना भी आ जाएगा कि वन बाय वन करके हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, अब देखिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्स, जेड एक्सिस, तीनों की ओरिएंटेशन हमें अच्छे से पता है। जिस स्टूडेंट को ओरिएंटेशन क्लियर नहीं है वो मेरी फर्स्ट सेकंड वीडियो जरूर देखें। फिर हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही क्यों बोलते हैं, उसके लिए जो वीडियो नंबर 3rd और 4th है उनको जरूर देखें आप लोग। और कैसे हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए मेरी 5th, 6th, 7th वीडियो आप लोग जरूर देखें, तब इस आर्टिकल को आप लोग आगे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना काम स्टार्ट करने जा रहा हूं। डी ए जेड फाइंड आउट कर दिया था हमने। अब जो स्टूडेंट अभी भी डिफिकल्टी फेस कर रहे होंगे, उनके लिए मैं डी ए एक्स एंड डी ए वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उसके बाद वन बाय वन करके डी ए जेड का विद वेक्टर डायग्राम बनाएंगे हम, उसी प्रकार डी ए एक्स का बनाएंगे, डी ए वाई का बनाएंगे। तो सेकंड जो फर्स्ट था हमारे पास में डी ए जेड हम फाइंड आउट कर चुके थे पिछली वीडियो में। अब सेकंड नंबर जो है हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एरिया एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट बोल दो, एरिया एलिमेंट डी ए एक्स। देखो भाई, मैंने कहा था कि डी ए एक्स की एक्स सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि जिसका एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में हो। किसमें हो? एक्स डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हम y का क्रॉस z से करें, y क्रॉस z करें तो मेरा थंब जो एक्स डायरेक्शन निकल जा रहा है, तो इसका मतलब yz प्लेन का जो एरिया एलिमेंट है वो किस डायरेक्शन में आएगा? एक्स डायरेक्शन में आएगा। तो इसलिए हमें जो लेंथ एलिमेंट, और हमें पता है कि एरिया 2 डायमेंशन का प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने yz जो प्लेन है, तो एक प्रकार से इसका जो एरिया होगा 2 डायमेंशन का प्रोडक्ट करना पड़ेगा y और z का। और हमें एरिया एलिमेंट यानी स्मॉल एरिया एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए हमें स्मॉल लेंथ एलिमेंट y एक्सिस के लॉन्ग चाहिए और स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमें z एक्सिस के लॉन्ग चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? DLY चाहिए और DLZ चाहिए। अब देखो, DLY DLZ मैं पिछली वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुका हूं, उन वीडियो को देखें आप लोग। तो DLX
dx निकालना तो dly चाहिए हमें, तो मैं सीधा लिखने जा रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड dy और डायरेक्शन है y कैप, इसके लॉन्ग जो होगा। तो इसके एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हम डिसाइड करें, तो यहां ये जो लेंथ है ओरिजिन में यहां दिखा रहा हूं, तो dly ये स्मॉल लेंथ dly होगी अपने पास, dlz चाहिए हमें, तो यहां पे हम कट कर लेते हैं, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी dlz, ये dlz है। अब छोटा सा एरिया एलिमेंट चाहिए हमें, तो ये जो एरिया एलिमेंट है मैंने इसको कट कर दिया यहां पे, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने कहा हमेशा एरिया वेक्टर उस एरिया के रिस्पेक्ट में हमेशा डायरेक्टेड आउटवर्ड लेना है और उस सरफेस पे क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। तो यहां पे तो सेकंड मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, dlz की। किसकी रिक्वायरमेंट है, dlz, तो dz इंटू में z कैप। देखो जिसको यहां से समझ में आ गया और सिमिलरली करके वो लिख सकता है, इस वीडियो को स्किप कर सकता है। मैं बिल्कुल जीरो से, जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो बैठे हैं, जो समझ नहीं पाते हैं अच्छे चीजों को, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक एक स्टेप निकाल के दिखा रहा हूं। अगर किसी को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग चीजें हैं वो स्किप करके वीडियो देख सकता है भाई। अब मुझे चाहिए dx, तो dx हमें पता है किसका क्रॉस है एरिया एलिमेंट, ये dly क्रॉस dlz, तो dx इज इक्वल टू dly ये रहा, यहां पे पुट कर दो, तो dy इंटू वाई कैप क्रॉस dlz क्या है, dz इंटू z कैप। मैंने कहा था आप अपनी कन्वेंशन के हिसाब से यूनिट वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप भी ले सकते हैं। मैं x y z के हिसाब से नाम देके चल रहा हूं, तो मैंने x कैप, y कैप, z कैप को यूनिट वेक्टर का नोटेशन दिया है, तो इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। अब देखें, तो जब हम दो वेक्टर क्रॉस करते हैं तो जो क्वांटिटी स्केलर होगी उसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहां dy स्केलर है, यहां dz स्केलर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ये, तो dAx इज इक्वल टू dy और dz आ जाएंगे बाहर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां y कैप क्रॉस z कैप, ये आ जाएगा अपने पास। अब y कैप क्रॉस z कैप क्या है मेरे पास में, x कैप है, तो dAx इज इक्वल टू dy dz, और यहां पे ये जो क्रॉस करोगे तो मुझे मिल जाएगा x डायरेक्शन का एरिया एलिमेंट, जो एरिया एलिमेंट जिसकी डायरेक्शन x कैप के लॉन्ग है, यानी इस yz प्लेन पे वो डायरेक्टेड आउटवर्ड है। इसी प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं dAy, तो dAy का मींस क्या है कि जिस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन y एक्सिस के लॉन्ग हो और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, उसके हिसाब से। अब zx प्लेन ऑर्डर साइक्लिक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो z के बाद फिर से किसका नंबर आएगा, x का, साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, और रोटेशन क्या हो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो z के बाद क्या आएगा, x आएगा इस रोटेशन में, अगर आप एंटी क्लॉक रोटेशन लेके चलते हैं तो। ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का नियम है। अब देखो मैं dAy को लिखने जा रहा हूं, तो एरिया एलिमेंट यहां मेंशन कर रहा हूं बच्चों,
डी एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट डी ए वाई। तो अगर मुझे एरिया एलिमेंट वाई डायरेक्शन के लॉन्ग चाहिए तो मुझे लेंथ एलिमेंट किस किस की रिक्वायरमेंट होगी, किस प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी मुझे, क्योंकि वाई एक्स जेड एक्स प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो लेंथ एलिमेंट मुझे जेड एक्सिस के लॉन्ग चाहिए, जो कि डीएल जेड मैंने दिखा रखा है। अब लेंथ एलिमेंट मुझे किस एक्सिस के लॉन्ग चाहिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चाहिए, तो मैं लेंथ एलिमेंट किसके लॉन्ग दिखा दूंगा, यहां ये लेंथ एलिमेंट दिखा देता हूं मैं, डीएल एक्स, ये है डीएल एक्स, ये ओरिजिन ओ पॉइंट है भाई, इसमें कंफ्यूजन ना हो कोई बच्चा। अब देखिए इसको थोड़ा ऊपर दिखाता हूं मैं, यहां से लेके यहां तक ये मेरे पास में क्या है, डीएल जेड, मैं एरो लगा के दिखा देता हूं, यहां ये जो लेंथ है ये डीएल जेड है, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मुझे डी जेड एक्स एरिया एलिमेंट दिखाना था। अब क्या करूंगा कि डीएल एक्स के पैरेलल एक लाइन खींचूंगा, ये डीएल एक्स के बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचेंगे, और ये आपका क्या होगा यहां, तो ये जो अपने पास में है ये लेंथ कितनी है, डीएल एक्स, ये लेंथ कितनी है, डीएल जेड, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ये, और डीएल एक्स इसके पैरेलल है, तो हमारे पास में, इसको डार्क कर रहा हूं यहां से, तो ये जो होगा ये एरिया एलिमेंट, यहां पे आप देख सकते हैं ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो यहां पे अगर देखा जाए तो डीएल एक्स और ये डीएल जेड, तो यहां पे ये एरिया है, तो इस एरिया पे वाई एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा इस एरिया एलिमेंट का, वो डी ए वाई इस डायरेक्शन में होगा। मैं कहूं एरिया एलिमेंट वेक्टर, वेक्टर का नाम आते ही इसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है हमें। अब देखो भाई, देखिए अब डी ए वाई, तो डी ए वाई के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए डीएल जेड, तो डेफिनेशन लगा दो, वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है डीएल जेड का, डी जेड, क्योंकि जेड एक्सिस के लॉन्ग लेंथ एलिमेंट है, जेड कैप, डीएल एक्स चाहिए, डीएल एक्स, तो वेक्टर की डेफिनेशन, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन है एक्स कैप, लिख दिया हमने। अब डीएल जेड का क्रॉस डीएल एक्स से करेंगे तो डी ए वाई मिल जाएगा हमें, तो डी ए वाई इज इक्वल टू किसका क्रॉस, डी एल जेड क्रॉस डी एल एक्स। अब डी एल जेड की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, डी जेड इंटू जेड कैप क्रॉस डी एक्स की वैल्यू, डी एल एक्स की वैल्यू पुट कर दो, जो कि है डी एक्स इंटू एक्स कैप। अब देखिए डी ए वाई इज इक्वल टू, अब जो मैग्नीट्यूड है
जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यानी जो स्केलर क्वांटिटी है बाहर आ जाती है क्रॉस से और वेक्टर अंदर बचेगा। तो यहां पे बाहर कौन आएगा? अब इनको साथ के साथ रीअरेंज भी कर रहा हूं मैं, डी जेड डी एक्स बोल लो क्योंकि मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, या डी एक्स इंटू डी जेड बोल लो, बात एक ही है। भी ए गुणा बी बोलो या बी गुणा ए बोलो, रिजल्ट सेम आना है। तो इसलिए मैं डी एक्स को पहले लिख रहा हूं, डी जेड को बाद में लिख रहा हूं, रीअरेंज कर रहा हूं। तो डी एक्स इंटू डी जेड और ब्रैकेट में क्या बचा? जेड कैप क्रॉस एक्स कैप। और ये अच्छे से पता है जेड कैप क्रॉस एक्स कैप करोगे, जेड कैप क्रॉस एक्स कैप करोगे तो क्या मिलेगा हमें? वाई कैप। तो देखो भाई यहां से डी ए वाई इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी जेड और जेड कैप क्रॉस एक्स कैप मुझे क्या मिल जाएगा? बोलो शाबाश, क्या मिलेगा हमें? वाई कैप। तो ये एरिया एलिमेंट आ गया हमारे पास में डी ए वाई, क्या आ चुका है? डी ए वाई। तो अब मैं इन तीनों एरिया एलिमेंट का यहां डायग्राम के साथ में वेक्टर साइन डायग्राम बनाने जा रहा हूं, उसको अच्छे से फोकस करके देखें। यहां ये इक्वेशन कह रही है कि इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई है और इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है उस सरफेस पे जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो डायग्राम स्केच कर सकते हैं। अब डी ए जेड जो किसका? डी एक्स और डी वाई का प्रोडक्ट है, तो एक्स वाई प्लेन में बनेगा। तो हमें क्या चाहिए? एक्स वाई प्लेन चाहिए भाई। अब इन इक्वेशन में फोकस करना सभी ने। इसको बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 से अगर हम देखें, इक्वेशन 1 से, तो अब मैं इन एरिया एलिमेंट्स को अलग से डायग्रामेटिक जो डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं अलग से, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए कि कैसे हम किसी प्लेन से एरिया एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं विद वेक्टर, जो कि बहुत आसान है, रटने वाला कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है। देखो यहां पे अब डी ए जेड को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, तो मुझे डी एक्स डी वाई चाहिए। तो एक्स एक्स जी है ना, तो बिल्कुल मैं एक्स के पैरेलल एक लाइन लूंगा, बिल्कुल एक्स के पैरेलल, जिसकी लेंथ होगी डी एक्स, ले लिया मैंने। अब वाई के पैरेलल एक लाइन लूंगा, जिस लेंथ को बोलूंगा मैं डी वाई। तो ये डायरेक्शन दिखा दी, ये डायरेक्शन दिखा दी। अब इसको एक प्लेन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इस पॉइंट से डी एक्स के पैरेलल लाइन खींच दो और इस पॉइंट से डी वाई के पैरेलल लाइन खींच दो, तो हमें एक प्लेन नजर आएगी। देखो डी एक्स के पैरेलल खींच दिया लाइन मैंने यहां से, बिल्कुल डी एक्स के पैरेलल, और ये डी वाई के पैरेलल। तो ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये डी वाई है भाई, क्या है ये? डी वाई। अब ये जो सरफेस है, अब मैं कॉपी का यूज करके दिखाता हूं आप लोगों को, ये है सिचुएशन, ये एक्स अपने पास में। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इसकी बजाय आप इस डायग्राम पे आ जाओ। अब ये जो लेंथ है यहां से, ये अपना ओरिजिन है, ये क्या ओरिजिन, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये डी एक्स है और ये क्या मान ले? डी वाई। तो डी एक्स के पैरेलल लाइन खींची मैंने, डी वाई के पैरेलल लाइन खींची, तो मेरे पास में ये एक एरिया एलिमेंट आ गया। अब इस एरिया एलिमेंट का अगर मैं एरिया वेक्टर दिखाऊं, तो ये है डी ए जेड। ये क्या है? डी ए जेड। बिल्कुल इसके सेंटर से परपेंडिकुलर और सीधा आउटवर्ड बाहर की तरफ।
यानी जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो मैं इस वेक्टर को दिखाने जा रहा हूं अब इस एरिया एलिमेंट पे डी ए जेड को। तो देखिए ध्यान से सभी, कुछ भी नहीं है इन डायग्राम में, कुछ भी रटने वाला नहीं है, टोटल की सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चीजों को समझना शुरू कर दें तो। अब देखिए, अब इसका नाम मुझे रखना था यहां, मैं थोड़ा इस डीवाई को यहां दिखा रहा हूं भाई, है ना, पैरेलल, ताकि चीजें इंटरमिक्स ना हो। यानी ये डीवाई, इसको मैं यहां डीवाई बोल देता हूं ना, क्योंकि ये भी डीवाई तो ये भी डीवाई। अब ये जो है, ये जो एरो है किसको बता रहा है, डी ए जेड को, इसको बता रहा है डी ए जेड को। तो आई थिंक यहां तक का पॉइंट क्लियर है सभी को। अब आता हूं इक्वेशन नंबर 2 पे। किस पे आ रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। अब इक्वेशन 2 को देखें अच्छे से। इक्वेशन 2 बोल रही है कि ये जो एरिया एलिमेंट है इसका मैग्नीट्यूड है डी वाई डी जेड और इसकी डायरेक्शन है एक्स कैप। तो अगर हम वो एरिया एलिमेंट रिप्रेजेंट करना चाहें, दिखाना चाहें उस एरिया एलिमेंट को डायग्रामेटिकली, तो कैसे दिखाएंगे कि देखो यहां दिखाई रखा मैंने, ये रहा, इसको अलग से यहां रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो मुझे लेंथ एलिमेंट जब dx को दिखाऊंगा तो dy y के पैरेलल लेंथ एलिमेंट चाहिए dy और z के पैरेलल चाहिए dz लेंथ। देखो अब y के पैरेलल ले लेते हैं, यहां पे y के पैरेलल ये ले लिया dy और अब z के पैरेलल तो dz, ये हो गया dz। इस प्लेन को पूरा करना है तो दोनों के पैरेलल एक लाइन और खींच दो, ये dy के पैरेलल और ये dz के पैरेलल। तो बढ़ गया हमारे पास में dAx। अब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो x कैप डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या, dAx। तो y क्रॉस z करें, x मिल रहा है हमें, तो अब मैं इस कॉपी से दिखा रहा हूं आप लोगों को। अब ये जो है ये एरिया एलिमेंट दिखा रहा हूं ऐसे। अब ये ओरिजिन अपना, ये लेंथ dy, ये लेंथ dz। तो अब dz के पैरेलल एक लाइन खींच दी मैंने, dy के पैरेलल एक लाइन खींच दी, तो एरिया कंप्लीट, ये एरिया एलिमेंट हो गया। अब ये एरिया एलिमेंट, इसका जो एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर है, एरिया एलिमेंट वेक्टर है, वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो यहां से आप इसको दिखाओगे तो ऑब्वियसली अब एक्स के लॉन्ग जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल एक्स के पैरेलल जानी चाहिए। तो यहां से इस पॉइंट से बिल्कुल एक्स के पैरेलल, बिल्कुल एक्स के पैरेलल हो, तो ये जो एरो मैं दिखा रहा हूं, ये है, ये जो एरो दिखाया मैंने इसे कहेंगे हम dAx। dAx इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है भाई, एक्स एक्सिस को 2D में दिखाना पड़ेगा ना हमें। रियल में तो ऐसे है, ये बाहर की तरफ है, लेकिन अब यहां लाइन हम खींच नहीं सकते। अब इस डायरेक्शन को हम किससे दिखा रहे हैं, एक्स के लॉन्ग दिखा रहे हैं, तो एक्स के लॉन्ग दिखा दिया, तो dAx। तो ये जो एरिया एलिमेंट है रिप्रेजेंट किया जाएगा। कोई बड़ी रॉकेट साइंस इन चीजों के अंदर, बस सारा खेल टोटल का टोटल किसका है, चीजों को अंडरस्टैंड करना आप लोगों ने, रटना नहीं है, समझना चीजों को। अब इक्वेशन 3 के ऊपर आ जाते हैं। अब इक्वेशन 3 में जो एरिया एलिमेंट है अपने पास, इक्वेशन 3 के अंदर जो एरिया एलिमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या, वाई कैप के लॉन्ग है। तो वाई कैप के लॉन्ग यानी जेड का क्रॉस एक्स से करना पड़ेगा हमें। फिर मैं इसको समझाने जा रहा हूं आप लोगों को। अब अगर आपको जेड एक्स का एरिया एलिमेंट देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन, क्योंकि यहां ओरिजिन लेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगी, फिर यहां ओरिजिन, तो इस ओरिजिन से ये क्या है, dx मान लें, और ये z के पैरेलल है ना, क्या मान लो इसको, dz।
तो dz का क्रॉस dx से कर रहे हो आप, इन dlz क्रॉस dlx, तो dlz क्रॉस dlx किसमें जा रहा है, y एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है ना, तो इसका जो एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट वेक्टर ऐसे दिखाया जाएगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर और आउटवर्ड बाहर की तरफ, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहां से dx dz तो ऐसे दिखाएंगे इसको। अब इस डायग्राम को आप लोग जब भी एग्जामिनर पूछता है तो कहां रिप्रेजेंट करके आओगे, आपको एक 2D पेज शीट मिलेगी, आपको वही सेम सारे डायग्राम पेज में स्केच करने होंगे और वो अंडरस्टैंडिंग जब होगी तभी स्केच कर पाएंगे आप लोग। तो इसलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल देके दिखा रहा हूं कि इस सरफेस को, इसको हम DAY को कैसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट dx और dz का प्रोडक्ट, और डायरेक्शन वेक्टर की फॉर्म में दिखाना चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, तो इसमें मुझे क्या चाहिए, एक डायरेक्शन, एक लेंथ चाहिए मुझे, किसके पैरेलल चाहिए, x के पैरेलल चाहिए जो कि dx होगी, और एक मुझे किसके पैरेलल चाहिए, z के पैरेलल dz चाहिए। बाकी दो लाइन अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो ये dz के पैरेलल एक लाइन ये खींच दूंगा, इसको मुझे कंप्लीट करना है तो इसके पैरेलल एक लाइन ये खींच दूंगा, तो मेरे पास में एक एरिया बन जाएगा। उस वेक्टर दिखाना होता है बस हमें। देखो, अब देखो यहां से मैं दिखाने जा रहा हूं किसको, DAY को, तो मुझे एक लाइन किसके पैरेलल चाहिए, z के पैरेलल ले लेते हैं, z के पैरेलल, ये ले लिया z के पैरेलल। एक लाइन किसके पैरेलल ले लेते हैं, x के पैरेलल ले लेते हैं, x के पैरेलल, तो ये हो गया dx, और ये क्या हो गया dz। मैं थोड़ा यहां दिखाता हूं, थोड़ा इसको, dz। अब एरिया कंप्लीट करना है तो एक x के पैरेलल लाइन खींचो और एक z के पैरेलल लाइन खींचो। x के पैरेलल खींच दिया हमें dx, और ये क्या बन गया, थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लो, है ना, यहां तक बोल दो dx, और ये तो ये जो है एक ये एरिया, ये आ गया अपने पास में एरिया, कौन सा, dz, और इसका एरिया एलिमेंट वेक्टर अगर दिखाना उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, y एक्सिस के लॉन्ग है, तो यहां से इस पॉइंट से इस सरफेस से परपेंडिकुलर और बिल्कुल y के पैरेलल, बिल्कुल y के पैरेलल, तो ये हो जाएगा मेरे पास में DAY। ये क्या बन जाता है हमारे पास में, DAY। तो ये एरिया होगा इस डायरेक्शन में। तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दें अच्छे से तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बच्चों, सब कुछ आप लोग आसानी से समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। अब ये जो मैंने एरिया एलिमेंट आप लोगों को क्यों रिप्रेजेंट किए हैं, अब आप लोगों को एक घर के लिए काम दे रहा हूं कि मेरे जिस रूम में आप बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के टोटल 6 फेस हैं अपने पास में, कितने हैं, 6 फेस हैं। आप उसके हर फेस का एरिया एलिमेंट वेक्टर का डायग्राम कॉपी में साफ सुथरा बना करके और उसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले कमेंट में अपलोड करेंगे अगर आप चीज़ों को सीख रहे हैं तो। क्यों इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि आप लोग यूनिट फर्स्ट में जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो वहां एरिया एलिमेंट आने वाला है भाई, और उसकी डायरेक्शन आपको डिसाइड करनी होगी। कभी वो स्फीयर बोलेगा, कभी हाफ स्फीयर बोलेगा, कभी रेक्टेंगल बोलेगा, कभी स्क्वायर बोलेगा, कभी क्यूब बोलेगा,
चार्ज को कहीं क्यूब के सेंटर पर रख देगा, कहीं क्यूब के कॉर्नर पर रख देगा, कहीं क्यूब के एज पे रख देगा और कहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब इस एरिया वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, इस एरिया एलिमेंट की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे अच्छे से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जितने भी न्यूमेरिकल है आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें, बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएंगे अगर आप इस एरिया एलिमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैं थोड़ा सा यहां स्पेस क्रिएट करता हूं और आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं क्यों हमें इस कंसेप्ट की सख्त रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको यहां से रब करता हूं बच्चों, और देखिए बड़े काम की चीज है ये। मैं ऐसे ही कोई हवा में बातें नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि चीजों को बिना अंडरस्टैंड किए आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल को सोल्व। तो मैंने क्या होमवर्क दिया आप लोगों को, क्यूब है जिस कमरे में बैठे हो, मैं बता देता हूं, एक आपके सामने फेस, आपके सामने वाली दीवार, एक आपके पीछे वाली दीवार, एक आपके साइड वाली दीवार यानी आपके राइट हैंड साइड वाली दीवार, आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार, एक आपके सर के ऊपर छत है और एक जिस पे आप फर्श पे बैठे हो, एक वो फर्श है। टोटल 6 फेस हो गए और हर फेस का एरिया वेक्टर उस फेस से बाहर की तरफ होना चाहिए, ना कि अंदर की तरफ। क्या हो, उस फेस से बाहर की तरफ। तो आपके बैक फेस का अगर मैं एरिया वेक्टर देखूं, इसका बैक फेस का एरिया वेक्टर अगर देखें तो वो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्वियसली किसमें जाना है, वो एक्स कैप में जाना है। आपके सामने जो दीवार है इसका जो एरिया वेक्टर है वो बिल्कुल बैक में जाना है, माइनस एक्स कैप में जाना है। आपका राइट हैंड साइड है उसका एरिया वेक्टर किस तरफ जाना है, वाई कैप के लोग जाना है। आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो फेस है उसका एरिया वेक्टर किस में जाना, माइनस वाई कैप में जाना है भाई। आपके छत पे दीवार है उसका एरिया एलिमेंट वेक्टर उस छत पे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा ना, तो प्लस जेड कैप में होगा। जिस फर्श पे आप बैठे हो उसका अगर एरिया एलिमेंट वेक्टर दिखाओगे तो उसका एरिया एलिमेंट वेक्टर क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, यानी माइनस जेड एक्सिस में जाएगा, क्योंकि उस सरफेस के रिस्पेक्ट में वो बाहर की तरफ हो। तो मैंने हिंट दे दिया है। इस डायग्राम को आप लोग बिल्कुल कलर्ड फॉर्म में स्केच करके और सीख करके अगर आप डालोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कि मुझे लगेगा कि आप लोगों ने इस कंप्लीट लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया है, समझ गए आप लोग अच्छे से। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट कहाँ यूज होना है, आप गोज लॉ की एप्लीकेशन स्टडी करते हैं, वहां आपको एरिया एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आपको कहेगा कि नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, उसके आउटसाइड पॉइंट पे उसके इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एरिया एलिमेंट की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करनी पड़ेगी पहले। क्योंकि गोज लॉ की डेफिनेशन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो इस साइड ये डेफिनेशन होती है गोज लॉ की, यानी E डॉट ds इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स Q एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। और ये जो E डॉट ds है, E डॉट ds क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन है, ये मेंशन करना जरूरी होता है, 2 डायमेंशन पे इंटीग्रेशन है। अब ये एरिया एलिमेंट आ गया ना, ds एंट्री होगी ना एरिया एलिमेंट की। अब आपको जब तक एरिया एलिमेंट डिसाइड करना नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल कैसे सोल्व कर देंगे आप लोग, नहीं कर पाएंगे, जिसे गोज लॉ कहते हैं। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो एक टर्म है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई से डिनोट करते हैं, और फाई के नीचे E लगा दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds ये है। अब आपको यहां वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की भी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने कहा था कि जब मैं मेरी वीडियो लेके आऊंगा, एक बेसिक जो वीडियो होगी जो आपकी +1 के वेक्टर को भी कवर कर रही होगी, बेसिक डिफरेंशिएशन को भी कवर कर रही होगी, बेसिक इंटीग्रेशन को भी कवर कर रही होगी, वो वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। और उस वीडियो की हेल्प से आप कंप्लीट फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसकी रिक्वायरमेंट तो है ही, ये बैकबोन है फिजिक्स की। साथ के साथ अब वेक्टर इन्वॉल्व हो गया तो वेक्टर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। वेक्टर का कैसे प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर का कैसे एडिशन करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपको इन चीजों की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए भाई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए
जैसे मैंने एक एरिया लिया ऐसे ये, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये जेड के पैरेलल है, ये जेड के पैरेलल, ये एक्स के पैरेलल लाइन है, तो मैंने कौन सा एरिया एलिमेंट चूज किया है, ये वाला। अब वो कहेगा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये एरिया है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। पहले हम स्मॉल एरिया से पता करेंगे, इसका छोटा सा हिस्सा लोगे तो ये स्मॉल हिस्सा हो गया, इससे कितनी पास कर रही हो, डी फाई, हम लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। पूरे एरिया से कितनी पास कर रही है, क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन, तो यहां पे डी फाई का इंटीग्रेशन करोगे और इस साइड इसका इंटीग्रेशन करोगे, सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस, और सरफेस है क्लोज। अब डी फाई का इंटीग्रेशन, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, डी जेड का जेड, तो इसी प्रकार डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, तो यहां जो फ्लक्स है फाई वो क्या बन जाएगी अपने पास में, ई डी एस। तो यहां किसकी एंट्री हो रही है, मैं इस एरिया एलिमेंट का एप्लीकेशन पार्ट की बात कर रहा हूं कि आप उसको अप्लाई करेंगे जब, इट इज वेरी हेल्पफुल टू सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ। तो यहां पे मैं इस वीडियो को बेटा स्टॉप करने जा रहा हूं, और मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, मेरी वीडियो में आने में 10-11 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन जो वीडियो आएगी वो बड़े एक अच्छे लेवल के साथ आएगी, जिसको आप अंडरस्टैंड करके अपने फिजिक्स को बहुत ज़्यादा इजी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको सीख सकते हैं, और अपने नोट्स खुद बना के खुद लिख सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटी हम जनरेट कर देंगे। थैंक यू बच्चों, आज के इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आप लोगों के लेके आ रहा हूं, तब तक जरूरतमंद बच्चों को जिनको फिजिक्स सीखने की जरूरत है, मैक्सिमम वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सहयोग ही इस चीज को ऊपर लेके जाएगा। थैंक यू बच्चों।